इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखना है मुझे कि ऑसिलेशन चैप्टर में क्या क्या वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या क्या टर्म्स पढ़ने हैं हम लोग को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे ऑसिलेशन से ही। ऑसिलेशन क्या होता है, सो व्हाट इज ऑसिलेशन, डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन, डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन। तो डेफिनेशन क्या है ऑसिलेशन का, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। वैसे ऑसिलेशन चैप्टर में मैं बॉब भी ले सकता हूँ, ठीक है, बॉब भी ले सकता हूँ। और एक वर्ड होता है पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है। तो पेंडुलम का दो लम लम हो गया, रुको, पेंडुलम, पेंडुलम। तो टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है, आगे पीछे। तो इसको मैं ऐसा बैक एंड फोर्थ मोशन बोलूं क्या, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये मीनिंग है इसकी, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो आपके सामने अगर मैंने एक ऐसा रफ डायग्राम बनाया, ये रिजिड सपोर्ट है, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका बॉब है। व्हाट इज बॉब, अ स्मॉल स्मॉल हेवी मेटालिक स्फीयर, हेवी मेटालिक स्फीयर, ये मीनिंग है, ठीक है। ब्लेस यू। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉब और पेंडुलम, और पेंडुलम और यहाँ पे एक पाथ का भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में आएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में आएगा। टू एंड फ्रो मोशन इसी को बोलते हैं ना, यही अपना ऑसिलेशन है, ठीक है। अब इस ऑसिलेशन में एक वर्ड होता है, जैसे सब सर्कुलर मोशन में वर्ड पढ़े हम लोगों ने, वहां पे सर्कुलर सर्कल बनाने के लिए जो वर्ड्स पढ़े थे, यहाँ पे ऑसिलेशन के लिए वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे एक वर्ड होता है आपका, हेलो मेरी आवाज आ रही है, हाँ। तो एक वर्ड होता है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाइम पीरियड का। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है ये देखना है सबसे पहले। सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्या बोला मैंने, टाइम टाइम टेकन बाय पेंडुलम, पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इस चैप्टर में ऑसिलेशन पढ़ रहे, तो टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे ना जो पेंडुलम बनाया मैंने आपके सामने, वापस से इसको ड्रॉ करते कुछ और कलर से, इस पोजीशन को कुछ डिफाइन कर लेते। जैसे दिस इज योर रिजिड सपोर्ट, ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग फ्रॉम विच वी आर हैंगिंग आवर बॉब, दिस इज द बॉब। तो थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ जाएगा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गया तो यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, सपोज करो ऐसा, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ भी तो आएगा, है ना। सो देर आर टू कॉर्नर पोजिशन एंड वन इज मिडल वन। सो मिडल पोजिशन को वी कॉल मीन पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजिशन। ये कॉर्नर वाले को क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजिशन, मतलब दिस इज एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, and this is also extreme position, extreme position, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ना राइट एक्सट्रीमिटी बोल सकते हैं, एंड दिस इज योर लेफ्ट एक्सट्रीमिटी, बोलो राइट। अब वन ऑसिलेशन का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, ध्यान से देखना, देखो अगर बॉब आपका यहाँ से चालू करता है सेंटर से, तो वन ऑसिलेशन विल बी दिस, ऐसे 1 2 3, नहीं दिखा, रुको फिर से बताता हूँ, 1 2 3 4, जहां से स्टार्ट किया, फिर से बताऊ, 1 2 फिर ओके तो जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं पे वो खत्म करेगा तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट। और दूसरा पोजीशन अगर यहाँ से चालू किया आपके पेंडुलम में, तो सपोज करो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है,
कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये रेड वाले से, तब कितना होगा, तब मैं ऐसा बोलूंगा ना, 1 2 3 4, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म करोगे तो 1 ऑसिलेशन हो जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, टाइम पीरियड का एकदम एक उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ना, इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ pendulum. What is frequency? What is frequency? Can I say number of number of oscillations performed by pendulum, performed by pendulum, performed by pendulum in 1 second, no, in 1 second, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज अ रिलेशनशिप। अच्छा, टाइम पीरियड को वी डिनोट बाय टी एंड फॉर फ्रीक्वेंसी वी राइट स्मॉल एफ, so there is a relation between t and f. What is that? Can I write f is equal to 1 by t? बोलो। अच्छा, unit of time period will be seconds, no, it will be measured in second, and frequency का एक तो पता है अपने को hertz होता है, बोलो। फ्रीक्वेंसी का एक हर्ट्ज होता है, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है सेकेंड्स ना। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, राइट, पर सेकेंड रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं, पर सेकेंड। पर ऑसिलेशन में ना मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पर सेकेंड कितने ऑसिलेशंस हुए ना, पर सेकेंड्स कितने ऑसिलेशंस। अब मैं अगर डायमेंशन लिखूँ ना यहाँ पे टाइम पीरियड का डायमेंशन तो सिर्फ t1 होगा ना, और फ्रीक्वेंसी के लिए कैन आई राइट t⁻⁻1, ये तो लिख सकता हूँ मैं, राइट। चलो ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद एक वर्ड आता है, सुनना ध्यान से, फोर्थ है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड को हम लोग ना इस चैप्टर में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल्दो आपकी महाराष्ट्र की बुक में या बुक में स्मॉल ए से दिखाते हैं, पर हम लोग कैपिटल ए से दिखाएंगे, बिकॉज देन देयर विल बी कंफ्यूजन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एम्पलीट्यूड, सो विल रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड बाय कैपिटल ए, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपके सामने 3 सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये सिचुएशन नंबर 1 है, इसमें ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम इतनी दूर तक ही गया, ठीक है, और फिर इसके बाद वापस आ गया इधर, उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बता रहा हूं मैं, खाली इतनी दूर तक गया। इन सिचुएशन 2 ये पेंडुलम इतनी दूर तक गया और फिर वापस आ गया, ये सिचुएशन 2 था। एंड इन सिचुएशन 3 ये भाई साहब इतनी दूर चले गए, ठीक है, और फिर वापस आ गए। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि देखो, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसकी डेफिनेशन है ये, सॉरी, वेरी गुड। इन मतलब इन ऑल द केसेस कैन आई से कि डिस्प्लेसमेंट तो तीनों का हो रहा है ना, मतलब पहले में भी हो रहा है, सेकंड में भी हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है, पर जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम होगा ना उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of bob or particle, of bob or particle to from its mean position, from its mean position से देखना है आपको कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, तीनों केस में ये भी x है, ये भी x है, पर यहाँ पे x इज इक्वल टू a,
बिकॉज ए इज एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको अंडरलाइन करो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, ये एम्पलीट्यूड के बारे में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो, मैंने बोला है अभी मैं सिचुएशन नंबर 2, ये तो सिचुएशन नंबर मतलब 1 2 3 था जिसमें मैंने कंडीशन 1 रखी है, ठीक है। कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2, इसमें ना आपके पास ये पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम ना इस बार यहां से चालू करेगा ऑसिलेशन, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इसका वर्टिकल लाइन ये है, ये, एक मिनट सर। हाँ ओके ओके। हाँ ओके, इस बार आपका पेंडुलम ना यहाँ से स्टार्ट कर, दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। अच्छा, ऊपर वाले केसेस में ना आपका जो पेंडुलम था तो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन एंड अगेन मीन पोजीशन। पर यहाँ से कहना है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो, आपने यहाँ पे जो पेंडुलम था ना इसको खींच के यहाँ लेके गए, यहाँ से ड्रॉप करा रहे हो आप, तो मतलब स्टार्टिंग पोजीशन आपका कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन ना। अभी यहाँ पे एक चीज समझो, अगर आपका पेंडुलम, अगर आपका, अभी मुझे इतना तो समझ में आ गया है, इतना तो समझ में आ गया है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल है, क्या होगा, कैपिटल ए। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जब जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो 2 सेकंड के बाद ना ये यहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने ना इसको रिलीज किया तो 2 सेकंड बाद ये यहाँ पहुंच गया ऐसे, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस पूछता है, ये वाला, इस डिस्टेंस को डी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डी। डी बोल देते हैं। तो ये डिस्टेंस पूछा है मुझे हमेशा। अभी ये केस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे नोट डाउन कराना है आपको, जो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट इज always measured, displacement is always measured from mean position, displacement is always measured from mean position। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस चैप्टर में स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखना पड़ेगा हम लोग, स्मॉल एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है ना, मतलब आपने इस पोजीशन से इसको ऐसे रिलीज किया, ठीक है, रिलीज किया तो वो इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है, ठीक है, मतलब ये x है। तो मैं इतना तो देख सकता हूँ ना, कहना ऐसे कि a किससे मिलके बना है, x प्लस डी से ना, तो d कितना आएगा बताओ, कहने से वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज को नोट डाउन करना है आपको एम्पलीट्यूड के केस में, ठीक है, ओके। और एक और चीज बताता हूँ सुनो, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इन वन ऑसिलेशन हाउ मेनी एम्पलीट्यूड्स आर देयर, मतलब वन ऑसिलेशन की वैल्यू आपको लिखनी है, वन ऑसिलेशन की वैल्यू लिखनी है आपको इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। और ऑप्शन ऐसा कुछ दिया था आपके पास, ए बी सी डी, ऑप्शन था 2A 4A 6A 8A। एक ऑसिलेशन कितने एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, व्हाट डू यू थिंक कितना होगा, क्या लगता है आपको, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सॉरी, अच्छा रुको। एक ऑसिलेशन कितने एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, टू ना, 2 एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। चलो लेट्स सी चलो ऑटोप्सी करते हैं यहाँ पे, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, चलो लेट्स सी 2 के बराबर होता है क्या, जैसे
ये पेंडुलम है मेरे पास, कैन यू सी? यहाँ पे दिख रहा है क्या? लिख रहा हूँ तो इधर स्क्रीन पे अभी मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिखा। हाँ दिखा, क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे एक पेंडुलम बनाया मैंने, दिखा? हाँ ये पहले यहाँ जाएगा ना, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा, हाँ, तो ये ए हो गया ना, कितना हो गया? ए चला, बराबर? ए हम्म, चला, ए चलने के बाद वापस आएगा, 2A हो गया, फिर वापस चलेगा मैक्सिमम 3A, फिर वापस आ अरे जाएगा। अरे पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? और वो 4 ना। बोलो तो वन ऑसिलेशन की वैल्यू कितनी हुई? 4 एम्पलीट्यूड के बराबर। राइट बोला मैंने? बोलो, नहीं समझा तो फिर से पूछ लो, मैं फिर से बताऊंगा दूसरे पेज पे। क्या? समझा? चलो नाइस, आगे बढ़ू? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ टर्म है जो मुझे इस चैप्टर में आने चाहिए, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है। अभी ना दो वर्ड की, रुको। क्या आपकी आवाज थोड़ी सी से कट कट के आ रही है? हेलो। हाँ अब आवाज आ रही है क्लियर। आगे बढ़ा जाए? हाँ चलो, अभी दो वर्ड के बीच में ना मीनिंग ढूंढते हैं। देखो मीनिंग एक बता रहा हूँ मैं आपको। पीरियोडिक मोशन, क्या बोल रहा हूँ मैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, एक पीरियोडिक मोशन बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको अभी, और एक बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या वर्ड बोला मैंने? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन, ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को अब से हम लोग SHM बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे। देखो ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलो, बराबर? हाँ अभी हम लोग को इतना मालूम है कि केपलर्स लॉ कभी ना कभी तो सुना रहेगा ग्रेविटेशन में, कि हाँ यहाँ पे एक जो प्लैनेट है, जैसे सन कभी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मैं सन को यहाँ अज्यूम करता हूँ, तो जितने प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं वो कौन सी ऑर्बिट में घूमते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं? एलिप्टिक। एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। डू यू एग्री? हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऐसे घूमता है। सपोज करो ये अर्थ ही है जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज अपने आप को रिपीट कर रही है, एक चीज अपने आप को रिपीट कर रही है ऑन द सेम पाथ। मतलब पीरियोडिक मोशन का मतलब मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ। यहाँ पे पाथ का पाथ वर्ड तो मैंने गलत ही बोल दिया, माफ कर दो। डेफिनेशन अगर मैं लिखने जाऊं, इसका डेफिनेशन लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा? अ मोशन, अ मोशन दैट रिपीट्स repeats itself in a fixed interval of time, in a fixed interval of time, interval of टाइम। तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। चलो ठीक है। अभी इतना तो बोल दिया मैंने कि ये एक फिक्स, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने वाला है, ठीक है? बराबर। अब मैं हाँ पेंडुलम की बात करता हूँ, पेंडुलम की बात करता हूँ, पेंडुलम की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपके सामने ये पेंडुलम बनाया, ये पेंडुलम बनाने की कोशिश, बहुत नाकाम कोशिश करते हुए, पर भगवान की दया से बन गया। अब ये पेंडुलम ना, पहले सपोज करो आपने इसको यहाँ से ऐसे पुश दिया ऐसे, तो पहले ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, बोलो। हाँ फिर इसके बाद ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ये एक बार ऊपर इधर भी तो जाएगा, हाँ। ठीक है? इसके बाद जब ये वापस आएगा ना, तो ये यहाँ पे पहुंच पाएगा कि थोड़ा और नीचे रहेगा? सोच के बोलना। क्या थोड़ा नीचे। मतलब? अब ये यहाँ से ऐसे वापस आएगा, तो ये इतनी ऊपर हाँ पहुंच पाएगा कि थोड़ा नीचे रहेगा? थोड़ा नीचे रहेगा। थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आके ये स्टॉप होके, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस से ये आएगा इस डायरेक्शन में, है ना? हम्म फिर से आएगा, हम्म
और फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो उतना ऊपर तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप को रिपीट तो कर रहा है क्या, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है क्या, अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कर रहा है उसको, पर कर रहा है अपने आप को रिपीट, पर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं करेगा, पहले फास्ट रहेगा फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, एयर फ्रिक्शन ना। पर अगर मैं इसको वैक्यूम में लेके जाऊं तो तब क्या होगा, ओ स्मार्ट। पर तो अपने आप को फिक्स इंटरवल में भी क्या करेगा, नहीं तब करेगा पीरियोडिक मोशन, नहीं ना पर हाँ फिर करेगा। ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने अपने मोशन को रिपीट करेगा, करेगा ही करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये हमेशा इसी पाथ पे चलने वाला है, किस पाथ पे चलने वाला है, इस पाथ पे चलने वाला है, ठीक है, इस पाथ पे ये चलेगा। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ना टू एंड फ्रो मोशन से रिलेटेड है, किससे, टू एंड फ्रो मोशन से रिलेटेड है, मतलब बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन। क्वेश्चन ये है कि ये पीरियोडिक मोशन जो चीज है ना, पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्क क्या है, कि दोनों सेम पाथ पे चलते हैं, दोनों सेम पाथ पे तो चलते हैं, देखो ये हमेशा वही पाथ पे चलेगा, एक टाइम के बाद ये भी हमेशा वही पाथ पे चलेगा, पर यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, फॉर्म क्यों लिखा है मैंने माफ कर दो, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है क्या, कि कंटिन्यूसली घूम रहा है, कंटिन्यूस घूम रहा है, पर ये पाथ रिपीट करता है, देखो पाथ रिपीट ये भी करता है, पाथ रिपीट ये भी करता है, मतलब मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, और पाथ रिपीट ये भी करता है, ये भी पाथ रिपीट करता है, अपना पाथ रिपीट, दोनों पाथ रिपीट करते हैं, दोनों को मैंने क्या किया, टिक मार्क कर दिया, ठीक है, दोनों अपने पाथ को रिपीट करेंगे। पर क्या ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, ये मोशन होता है, कभी इधर फिर इधर, कभी एलिप्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा, पर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है सब। ये देखो ये पीरियोडिक, सेकेंड वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन, हाँ, तो दिस इज पीरियोडिक, इट इज ऑल्सो periodic in nature, it is also periodic in nature, periodic in nature, in nature, बराबर। तो इसका मतलब मैंने एक चीज तो समझ ली यहाँ पे, क्या समझ में आया मुझे यहाँ पे, कि अगर ये देखो पाथ रिपीट कर रहा है, पाथ रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, यहाँ पे पीरियोडिक मोशन भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो जरूरी नहीं है जितने भी पीरियोडिक मोशन है सबके सब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और जितने सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे सब पीरियोडिक मोशन होंगे ही होंगे। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी रीड किया रहेगा, ऑल SHMs are periodic in nature, but reverse is not true, but reverse is not true, but reverse is not true always, not true always। बोलो सही स्टेटमेंट लिखा है एकदम परफेक्ट। ऑलवेज का मतलब है कभी कभी हो सकता है,
but not always. Simple harmonic motion. Harmonic motion. Simple harmonic motion. इसको SHM बोलेंगे आपसे, क्या बोलेंगे? SHM. ठीक है, अब इसके ना अपने बुक में ना एक डेफिनेशन टाइप दिया है, स्टेटमेंट टाइप की दी है। उसके लिए मैं आपके सामने फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आपके सामने पेंडुलम बनाया, ये आपका पेंडुलम हो गया। आपको मालूम है कि ये एक बार इधर भी जाएगा, ठीक है, और एक बार इधर भी जाएगा, बराबर। दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, this is again extreme position, and at the middle you have mean position, right? mean position. अच्छा, एक बात सुनो, कॉन्सेप्ट सुनते हैं। जैसे आप यहां से ऐसे पुश करोगे तो ये यहां तो चले जाएगा, पर क्या ये वापस आएगा थोड़े टाइम बाद? हाँ, क्यों आ रहा है मालूम है क्या? उसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाट डू वी कॉल? Restoring force. रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, एक काम किया हम लोगों ने, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। कहाँ लाने की कोशिश करेगा? Mean position. अच्छा, सपोज करो कि आपने ना इस पेंडुलम को यहां से इस बार पुश किया, तो ये ऊपर जाएगा, एक टाइम के बाद रुक जाएगा और फिर वापस से मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। बोलो, मतलब मीन पोजीशन पे ला कौन रहा है इसको? रिस्टोरिंग। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का एक डायरेक्शन फिक्स है, क्या है वो? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? द डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन, द डायरेक्शन ऑफ, आई एम सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स is always towards the mean position, is always towards the mean position। ये आधा हो गया। एंड अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो, ठीक है। आपने इस पेंडुलम को यहाँ से पुश किया, पेंडुलम यहाँ जाता है, थोड़े टाइम के बाद वापस आता है ड्यू टू इट्स रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से वो वापस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज देखता हूँ कि आपने जब फोर्स लगाया ना यहाँ से, एक्सटर्नल फोर्स, देखो फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ से आपने एक फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज योर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं बोलता हूँ इसका इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मैं एक्स बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट को। वी कॉल इट बाय, वी रिप्रेजेंट इट बाय एक्स। एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, पर रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहाँ रहता है? पर रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं एफ आर बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? एफ आर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कैन आई से रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन? तो मैं आगे ऐसा लिखने वाला हूँ कि पहले क्या लिखा है मैंने? द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, मैंने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। लिख दो, क्या बोला मैंने? मैंने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, द मैग्नीट्यूड of restoring force, the magnitude of restoring force, the magnitude of restoring force is directly proportional to, is directly proportional to displacement of bob या फिर particle, displacement of bob or particle from the mean position, displacement of the particle from mean position, from mean position, ठीक है। ऐसा मत सोचना आप कि सर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है x और रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है एफ आर, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आपने
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, ऐसा तो मन में नहीं आ रहा है ना? नहीं। नहीं, एक चीज बता देता हूं, अगर आ भी रहा है तो सुनना ध्यान से आप, ठीक है? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जितना ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, उतना ज्यादा ही तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। फॉर हाँ तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पेंडुलम है, अगर आपका बॉब सिर्फ यहां तक गया तो उसको इतना ही रिस्टोर होना पड़ेगा। अगर आपका बॉब यहां तक गया तो इतना रिस्टोर होना पड़ेगा, और आगे जाएगा तो और रिस्टोर करना पड़ेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ज्यादा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, ठीक है? अब क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना दोनों का, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन का यूज करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो भी मैंने आपके सामने लिखा है ना, एक बार रीड करता हूं इसको मैं, ध्यान से सुनना आप, और फिर इसको हम लोग मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? देखो अभी ध्यान में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द mean position and the magnitude of restoring force is directly proportional to displacement of bob or particle from the mean position, from the mean position, ठीक है? अब इसको मैथमेटिकली देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। मैंने जो बोला वही लिखने वाला, और कौन सा स्टेटमेंट लिखना सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब मुझे एफ आर लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। बट क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मैं माइनस का साइन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मुझे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वी कॉल इट के इंटू एक्स, ये माइनस के एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है? तो रिस्टोरिंग फोर्सेस माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्सेस माइनस के एक्स। अच्छा, वी ऑल्सो कॉल इट हुक्स लॉ, विच लॉ, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ ना एक इलास्टिसिटी में कभी ना कभी आपने पढ़ा रहेगा आई गेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज ऑल्सो हुक्स लॉ, पर इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ डायरेक्ट रिलेशन बताता है बेसिकली दो क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है? ओके चलो ठीक है, ये है हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, और ये हुक्स लॉ है इन ऑसिलेशन, ठीक है? अब यहाँ पे के का भी नाम है, के को भी थोड़ी इज्जत देनी है, चलो उसकी भी इज्जत उतारते हैं, सॉरी इज्जत देते हैं उसको। अब यहाँ पे के का नाम क्या है, वेयर के इज, को ना दो नाम दिया हम लोगों ने, अच्छा दो नहीं, चलो एक ही देते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके? मैंने मैंने बोला आपको कि के है फोर्स कांस्टेंट, क्या है ये? फोर्स कांस्टेंट। एक और नाम है इसका, और इज्जत देते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर भी साइंटिस्ट लोग का मन भरा नहीं था तो एक और नाम दिया, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, अगर के का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या आएगा, एफ आर अपॉन एक्स आएगा क्या? बोलो, मतलब एक्स को नीचे लेके गए खाली, सॉरी एक्स को नीचे लेके गए ना फोर्स के, है ना? बोलो, तो ये जो एफ आर अपॉन एक्स है इसको मैं बोल सकता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बोलो, फिर से बोलो, हाँ एकदम। बोलू फिर से? हाँ देखो मैं फिर से बोलता हूँ, देखो देखो, मैंने बोला यहाँ पे ना, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो के कितना मिलेगा, माइनस के इधर रहेगा और एफ आर के डिवाइड में नहीं चले जाएगा, एक्स अपॉन एक्स। हाँ बराबर, या फिर मैं बोल सकता हूँ के बराबर। इज इक्वल टू माइनस एफ आर अपॉन एक्स। बोलो, हाँ ये एफ आर मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ना, हाँ और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना? हाँ तो हाँ। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स, डिवाइड मतलब पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्ले। ठीक है? तो इसका एक और नाम दे दिया इन लोगों ने, क्या नाम दिया, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट यूनिट डिस्प्ले। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है?
तीन तीन नाम है इसके, एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है, और एक दोस्त लोग जो नाम लेते हैं इसका। ठीक है, घर में इसका नाम बहुत बड़ा है, ये वाला नाम है इसका। स्कूल में इसका ना ये वाला नाम है, सपोज करो। दोस्त लोग उसको इस नाम से बुलाते हैं, लॉल। बहुत मतलब लेम था पर ठीक है, लेम नहीं था पर कूल था। कैसा था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। शुरुआत कैसे करेंगे, देखो ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है सिर्फ, ठीक है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है ये, और कंपेयर करने पे भी क्वेश्चन है इसके, तो मैं दोनों कराऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय यूजिंग डेफिनेशन, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बोलो, अभी किया हम लोगों ने, है ना? हाँ हाँ और अब मैं यहाँ पे यूज करता बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाय यूजिंग न्यूटन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, याद करो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो, एग्री करते हो? हाँ अच्छा, ये वो F नहीं है जो आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, है ना? हाँ सर आपका स्क्रीन। चले गया? हाँ ओके, जस्ट अ सेकेंड, फिर से दिखेगा, देखो देखो आया। हाँ ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना। हाँ अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग इतना याद रखोगे कि x का मतलब मैंने आपको बताया अभी डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। v का मतलब वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। और बचा है लास्ट में a, स्मॉल a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको मैं आगे लिखता हूँ, देखो, विच इज ऑल्सो इक्वल टू मास इनटू, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब कैन आई राइट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ अब यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से, आपको ये आता ही है, मास इनटू, आप d बाय dt को कॉपी करो, d बाय dt। अब वेलोसिटी मतलब याद करो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। क्या होता था? वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ऐसा लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट को मैंने x से दिखाया, तो कैन आई राइट इट एज dx अपॉन dt। बोलो, अब देखो, d इंटू डी होता है d स्क्वायर, तो मास इंटू ये हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt इंटू dt। क्या होगा? dt स्क्वायर। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं मालूम है? d2x अपॉन dt स्क्वायर। रीड एज, इसको रीड करते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, या बाय dt स्क्वायर, ऐसा रीड करते हैं इसको, ठीक है। ये इसको रीड करने का तरीका है। ऐसा मत करना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसे रीड नहीं करते। डी स्क्वायर नहीं है, d2 है। क्या है ये? d2। सिर्फ एक और मीनिंग है इसकी, मैंने वो भी बताया था आपको। अच्छा, x का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं, 2 का मतलब है डबल, 2 का मतलब है डबल, डबल। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी रीड करते हैं इसको। लिखो यहाँ पे, क्या बोला मैंने? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डेरिवेटिव ऑफ x, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये याद रखना है। ओ ओके, अच्छा, अच्छा लिखा था तुमने। अच्छा वो अभी दिखा। ठीक है, इतना याद रहेगा। हाँ अब इसको ना इक्वेशन नंबर ले लोगे आप 2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे। अब पीछे वाले डायग्राम में आता है एक बार। अब एक चीज समझो, जितना फोर्स आप एक्सटर्नली लगाओगे
और अगर उतना ही रिस्टोर हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये अपने रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा? जितना आप एक्सटर्नली पुश करोगे और उतना ही अगर रिस्टोर हो गया तो ये जाके वापस नहीं आ जाएगा अपने मेन पोजीशन पे, है ना? तो इसलिए आगे लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैन आई से कि एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स विल बिकम इक्वल। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इधर हमें अभी हम लोग ने पॉइंट नंबर 2 से निकाला, इज हाउ मच m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स आपको दिख रहा होगा उधर माइनस के एक्स। देखो तो बस ये माइनस टर्म है, इसको दूसरी साइड लेके आ जाओ तो दिस विल बिकम m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx is equal to 0. This is one of the form of differential equation, linear differential equation, one of the form. ठीक है, अब क्या करेंगे, आप ईच टर्म को डिवाइड बाय m कर लो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। मैंने क्या बोला, आप हर टर्म को डिवाइड बाय m कर लो, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे m से, सो यू विल ओनली हैव d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर, प्लस यहाँ पे m से डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम kx अपॉन m ना, और 0 को डिवाइड करके रखनी पड़ेगा। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग ने ना क्या बोला, साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि आप k बाय m है ना, k बाय m इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लो, k बाय m को किसके इक्वल लो, ओमेगा स्क्वायर, और इस चीज को अब इसमें पुट करोगे आप, ये इक्वेशन नंबर 4 है, उसमें पुट करो तो आपका इक्वेशन ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान से देखना। फाइनली आपका इक्वेशन बनने जा रहा है जो मेन आंसर है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। बोलो ऐसे ही दिख रहा है, ये मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेन फॉर्म ऑफ लीनियर SHM, main form of differential equation of linear SHM, main form of differential equation of linear SHM। ये करना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। मेन अपने को इक्वेशन से लेना देना है, एग्जाम में मतलब न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, इस टॉपिक पे आ सकते हैं, इस पे आ सकते हैं, इस पे आ सकते हैं, कंपेयर करके आंसर निकालना होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और या फिर बोलेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला खाली एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, नॉलेज मतलब किस चीज को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ओके, क्लियर? क्लियर। मैं आज आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। हाँ, अभी देखो, इसके पहले रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाया था, उसमें मैं ना S को डिस्प्लेसमेंट बोलता था। क्या बोलता था? S को डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, इसका डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी नहीं मिलेगा। और अगर आपने वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा ना। इसका मतलब सिंपल भाषा में, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन जाने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है बेसिकली। क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट। और अगर एक्सेलरेशन से जाना है डिस्प्लेसमेंट तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। कैसे? देखो, वेलोसिटी क्या होता है, अभी इस चैप्टर के हिसाब से क्या होगा, dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। आप dt को दूसरे साइड शिफ्ट कर लो तो ये ऐसा नहीं दिखेगा v इंटू dt, v इंटू
dt इज इक्वल टू dx। बोलो, हाँ, अब दोनों साइड खाली इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दिया? इंटीग्रेट। अभी मैंने तो आपको सिखाया था थोड़े टाइम पहले, छोटे 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 डीएल को ऐड करूं, 2 पाई आर आर था बहुत सारी जगहों पे। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किया था हम लोग ने ऐसा कुछ। तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब छोटे छोटे उसको क्या कर रहे हो, ऐड ही कर रहे हो ना। तो इसको ऐड हाँ, करोगे तो कैपिटल एक्स नहीं आएगा, मतलब बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट, और जो भी इसका आंसर आएगा वी इंटू डी टी बाद में निकाल लेंगे। बोलो। हाँ, तो ये मीनिंग बताया मैंने कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप इंटीग्रेट करते हो। चमका। चमका। तो अगर आपके पास सपोज करो अब वेलोसिटी है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। अच्छा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब यहाँ पे मैंने वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाला है। अब अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, उससे वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? पहले एक्सेलरेशन लिख लो, डीवी बाई डी टी, डी टी को दूसरे साइड शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा ए इंटू डी टी इज इक्वल टू डीवी, और इंटीग्रेट कर दो। छोटे छोटे डीवी को ऐड करोगे वी मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी निकाल लो। तो वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन है ना। मैं आपको बता रहा था कि आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप वेलोसिटी का क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे ना। इंटीग्रेट। मैंने बोल मैंने बोला कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो आप वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए इंटीग्रेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना चाहते हो तो आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से बता दूं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है, याद रखना। देखो ना, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। करेक्ट। हाँ, आगे बढ़े। करेक्ट। हाँ, देखो अभी रिवर्स प्रोसेस चालू करता हूँ, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग, टॉपिक का नाम है वैसे अपने ये, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ सिंपल एसएचएम, ठीक है। सबसे पहले एक्सेलरेशन से शुरुआत करेंगे, एक्सेलरेशन सबसे सिंपल है। फर्स्ट, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? फॉर एक्सेलरेशन बाय यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी मैंने एक इक्वेशन निकाल के दिखाया, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 नो। पर यहाँ पे लिखूंगा मैं, बट डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, नो। तो इसको इधर पुट करोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, खत्म। पहला वाला सिंपल आ गया एक्सेलरेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। ओ, ये हाँ आपने पहले बताया था। ये वाला सेम चीज मैंने ना आपको कहाँ कराया मालूम है? हाँ, पहले स्टार्टिंग में उस चैप्टर का नाम था, उस चैप्टर का नाम था रोटेशनल। रोटेशनल में। उसमें मैंने क्या करा था वो बता देता हूँ। वो ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से सिखाया था मैंने आपको, ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। वहां पे आर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है है ना। चलो अब वेलोसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के चाहिए मुझे ना, तो ये एक्सेलरेशन से शुरुआत करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इधर बोल दो फ्रॉम वन। वन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। हाँ,
एक्सेलरेशन को कैन वी राइट dv by dt, बोलो, विच इज हाँ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना। हाँ अच्छा, मुझे क्योंकि वेलोसिटी चाहिए मुझे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी को उधर भेज देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं, अभी देखो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन से क्या चाहिए, वेलोसिटी। पर मैं एक चीज देखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे dt है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब चाहिए वेलोसिटी पर फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है। ठीक है, तो मुझे अगर इंटीग्रेट करना है ना दोनों साइड, तो दोनों का फंक्शन मुझे चाहिए। यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, फंक्शन। फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। सुनो जरा, यहाँ से ना एक एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपको सीखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे dv by dt को कॉपी किया, ठीक है, और dx और ds को एडजस्टमेंट किया, dx और ds का एडजस्टमेंट किया। क्यों किया अभी समझेगा आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे किसका एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, dx dx का ना। हाँ तो यहाँ पे बस एक चीज देखो, ये dx अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी नहीं होता। वेलोसिटी। और ऊपर dv बचा है और अपॉन हाँ में dx बचा है, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस अब dt को dx को दूसरे साइड शिफ्ट कर दो, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। बोलो, हाँ इतना समझा। समझा। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है मुझे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। सही। फिर से याद दिला देता, क्या था इधर, इधर था v इंटू डी वी, इंटीग्रेट करना था, ठीक है। यहाँ पे था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करना था, ठीक है। अब इंटीग्रेट v का करोगे, जहां तक आपको याद है, मुझे भी मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता था, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 dx क्या होता था, 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, मतलब x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस c। बोलो, देखा हुआ लग रहा है। हाँ ये अगर ये समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पे v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2 ना, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लोगे, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को मैं प्लस अल्फा लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो प्लस अल्फा लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हाँ अल्फा लिखना है, अल्फा लिखो या प्लस सी लिख लो, चलो सी मतलब कांस्टेंट। इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ना, तो वहाँ पे प्लस सी आता है, देखो यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे प्लस सी है, तब पे सी लिख दिया। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है अभी कि मुझे ना सी को हटाना है, क्योंकि सी कांस्टेंट है, इसलिए ना आप यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लेंगे। क्या लेंगे, बाय टेकिंग बाउंड्री कंडीशंस, बाय टेकिंग बाउंड्री कंडीशंस। ध्यान से देखना, बाउंड्री, बाय टेकिंग बाउंड्री कंडीशंस, कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, बाय टेकिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा बोलता हूं, ध्यान से सुनना आप, कि जब मैं यहाँ पे अगर वो डायग्राम बनाऊं पेंडुलम का, ये पेंडुलम का डायग्राम बना है मैंने, ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, राइट। यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब जब आपका ये पेंडुलम यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, तो एक टाइम के बाद यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाएगा, बोलो, हाँ यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पे स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, जीरो ना। जीरो। पर यहाँ पे इसका जो x होगा वो a हो गया होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया रहेगा, दैट इज एम्पलीट्यूड ना, हाँ बराबर x होता है प्लस a या माइनस ए, माइनस क्यू, यहाँ भी तो जा सकता था पेंडुलम, यहाँ जाएगा तो प्लस ए और यहाँ जाएगा तो माइनस ए, ठीक है, बराबर।
तो जब v की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस माइनस a। बोलो। समझा। तो v को यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको शायद से पूरा 0 मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पे लिखना है प्लस माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस का भी स्क्वायर करूंगा प्लस आएगा, माइनस का भी प्लस आएगा, तो सिर्फ ये ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी नहीं बचेगा। हाँ, यहाँ से सी बताओ कितना आ तो जाएगा फिर। ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी बचेगा, वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। ये पूरा टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरे साइड जाएगा तो पॉजिटिव। तो सी मिल गया। इस सी को आप वापस से इसमें पुट करोगे तो आपका इक्वेशन देखो क्या बनने वाला है। आपका इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस देखो वी स्क्वायर अपॉन 2, इसको रेड ओमेगा से लिखता स्क्वायर हूँ। एक्स। तो यहाँ पे बनेगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन सी, 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन 2 ना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेता हूँ और नेगेटिव वाले को बाद में। और लिखने से पहले मैं एक चीज कॉमन भी ले लेता हूँ। क्या कॉमन लूंगा मालूम है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2। अपॉन 2। और तो पहले मैंने बोला पॉजिटिव को लिखना है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, चलेगा। हाँ और यहाँ से हाँ हाँ। देखो ना, ए स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, हम्म, है ना। लेफ्ट में क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 2 ना, ये दोनों तो घर जाएंगे, तो वी स्क्वायर कितना मिला आपको, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँ तो वेलोसिटी आपको शायद से प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। बोलो। अच्छा, दो वेलोसिटी आई है यहाँ पे, बता सकते हो क्यों, दो दो वेलोसिटी आई यहाँ पे, बोलो क्यों। हाँ, देखो अगर पेंडुलम यहाँ जाएगा तो प्लस वेलोसिटी, तो प्लस पेंडुलम होगा, यहाँ जाएगा तो दूसरी माइनस जगह प्लस। तो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। ओके, आगे बढ़ू, लास्ट डिस्प्लेसमेंट। हाँ। चलो डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं नाउ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की ना, जो पिछले हम लोग ने दो किए, एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया। वेलोसिटी निकालने के लिए जहां पे मैंने खत्म किया था वहीं से शुरुआत किया। बोलो। हाँ, और अभी जहां पे खत्म हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से चालू होगा। मतलब मैं लिखता हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मतलब आपको सिर्फ प्लस साइन से मतलब मैग्नीट्यूड लेना, खाली प्लस माइनस नहीं, खाली पॉजिटिव वैल्यू, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेना है। ठीक है, पर मेरा मेन एम क्या है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना, कैन वी राइट वेलोसिटी एज dx अपॉन dt। बोलो। हाँ, चलो ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ, आप ना इस हाँ, dx के नीचे इसको लेके आओ और इस dt को यहाँ शिफ्ट करो। देखो नेक्स्ट स्टेप कैसा दिखेगा फिर। ऐसा लिखूं क्या मैं, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। मैंने dt को यहाँ शिफ्ट किया। बोलो। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया हाँ, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया। बोलो। हाँ, तो इंटीग्रेट, शी क्या है, इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे ना राइट वाला इंटीग्रेशन करोगे ना, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे dt 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 मिलाओगे तो t बनेगा। और एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को मैं अल्फा बोलता हूँ, इसको हम लोग
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही बोलेंगे, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो COI बोल देता हूँ, C.O.I, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक इसका दूसरा नाम है इपोच, क्या नाम है, इपोच, ठीक है। इपोच का दूसरा नाम भी है इनिशियल फेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनिशियल इनिशियल फेज बोलते हैं। तीन तीन नाम है इसके, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज बची है ना, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन याद करना पड़ेगा आपको, साइन इनवर्स x अपॉन a। इनकेस नहीं समझा ना आपको, मुझे मालूम है, तो मैं बता देता हूँ, सुनो। मैथ्स का है ये, मैथ्स में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कभी भी दिखेगा ना, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये a ना, a ये एनी कांस्टेंट है, क्या है ये, एनी कांस्टेंट कांस्टेंट है। एग्जांपल देता हूँ, देखो तब समझेगा आपको। क्वेश्चन ऐसा आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज करो ये है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। तो अभी a के जगह पे 4 है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पे कौन है, a के प्लेस पे 4 है ना, तो x अपॉन 4 प्लस c, ये आंसर आया। बोलो थोड़ा कुछ चमका, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। उस सेम फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज किया, मैं फिर भी यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। ये एक्स्ट्रा चीज याद करनी है, मुझे मालूम है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं चालू है ना आपका अभी तक, नहीं तो वो हो जाना चाहिए था, ठीक है, अभी बहुत डिले हो रहा है, पर ठीक है, ये महीने में तो हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला यूज किया, देखो उधर क्या बचा है अपने पास, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं याद है जो करा रहे, याद है ना, चलो नाइस। अच्छा ये साइन इनवर्स है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ऐसा लिखो मैं, साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, और यहाँ पे सिर्फ x a बचा है, बोलो। तो फाइनली ये a डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, ये फाइनल आंसर है डिस्प्लेसमेंट का। एग्जाम में 3 में से कोई भी 2 डेरिवेशन पूछता है आपको, ठीक है।